हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इवनिंग स्टडी चैनल में। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने आने वाले एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे होंगे। उसी के लिए मैं लेकर के आया हूँ झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद द्वारा जो मॉडल सेट निकाला गया था, उसका मैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव पेपर लेके आ रहा हूँ। पेपर 2 सब्जेक्टिव लेकर के आया हूँ। आगे बढ़ने से पहले आपसे आग्रह है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि f(x) अगर 8x क्यू दिया है, gx f(x) 8x क्यू gx x टू द पावर 1/3 गॉफ पूछ रहा है। तो गॉफ का मतलब क्या होता है? गॉफ ऑफ x मतलब होता है g ऑफ fx। ठीक है, मतलब g के अंदर fx का वैल्यू आपको पुट कर देना है। तो fx में x का वैल्यू कितना है? 8x क्यू। यही 8x क्यू x के जगह पे ले लेगा, यानी हो जाएगा 8x क्यू का पावर 1/3। समझ रहे हैं? ये जो x दिख रहा है, इसके जगह पे ही मैं 8x क्यू डाल दूंगा। ठीक है, तो ये निकलेगा गॉफ ऑफ x। तो गॉफ ऑफ x देखिए, पावर का पावर कट जाता है, कैंसिल हो जाता है, पढ़े होंगे। तो 8x का पावर क्या बच रहा है? 1, यानी कि आपका आ जाएगा आंसर 8x। तो गॉफ ऑफ x आ जाएगा आपको 8x। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन चलते हैं। प्रूव दैट tan इनवर्स 2/11 tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। तो tan इनवर्स x प्लस वाई का ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। कब? जब एक्स वाई का प्रोडक्ट लेस देन 1 होता है तब। ठीक है, तो एक्स वाई का पहले प्रोडक्ट करके देख लेंगे। 2/11 यही आपका x है और ये आपका y है। 2/11 इंटू 7/24 तो हो जाएगा 14 बाई समथिंग। ये तो प्रॉपर ही आने वाला है। 11 4 जा 44, 11 2 जा 22 और 4 26 प्रॉपर आ रहा है बिल्कुल। तो ये पहला ही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, यही फॉर्मूला लगेगा। अब लगा दीजिए, फॉर्मूला पे सेट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 2/11 प्लस 7/24 बाई 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। ठीक है, तो tan इनवर्स यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए। 11 24 का एलसीएम 11 × 24 आ जाएगा। 11 से 11 कट गया, 24 2 जा 48 हो जाएगा, प्लस 24 28 कट गया, 11 7 जा 77 हो जाएगा। यहाँ पे भी एलसीएम आ जाएगा 11 × 24। यहाँ पे इसके नीचे 1 है, 1 से 11 24 डिवाइड होगा तो आएगा 264, और 264 1 जा 264 हो जाएगा, माइनस। अब ये दोनों सेम है तो ऊपर वाला भी सेम, 7 2 जा 14। तो 11 × 24 यहाँ से कट जाएगा, तो आपका हो जाएगा tan इनवर्स 8 7 15 7 4 11 1 12, 264 में 14 गया 0, 250 और 125 से 250 2 टाइम्स में कट जाता है। तो फाइनली आ गया आपको tan इनवर्स हाफ। ठीक है, ये आपको RHS में लाना था, tan इनवर्स हाफ। ठीक है, प्रूव हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है फाइंड dy बाई डी एक्स इफ वाई इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। आपको y दिया हुआ है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 दिया हुआ है। आपको डिफरेंशिएट करना है, dy बाई डी एक्स करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो एक डी बाई डी एक्स करते हैं साइन का, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, और एक करेंगे इनटू फंक्शन है डी बाई डी एक्स करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5 का, साइन का थीटा का डिफरेंशिएशन होगा। इसी को बोलते हैं फंक्शन। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स कॉस थीटा होता है। तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 5 हो जाएगा कॉस थीटा, और एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x आ जाएगा, और 5 का हो जाएगा 0, यानी फाइनली आ जाएगा 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये आ जाएगा आपको dy बाई डी एक्स। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस आर व्हेन द रेडियस इज 4 सेंटीमीटर। ये रेट मेजर का क्वेश्चन है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना सर्कल का। तो सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया मतलब विथ रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया को हम लोग बोलेंगे DA बाई DR, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू किसके बोला है? रेडियस के रिस्पेक्ट में बोला है। तो इसी को बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। ठीक है, यानी रेडियस के रिस्पेक्ट में एरिया कितना चेंज हो रहा है। तो मतलब कहने का मतलब यहाँ भी D बाई डी आर करेंगे पाई आर स्क्वायर का, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ए का डिफ्रेंशिएशन DA बाई डी आर हो जाएगा।
तो जब आर के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो पाई कांस्टेंट हो जाएगा, डी बाई डी आर कर रहे हैं आर स्क्वायर का, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2r, और यहाँ आ रहा है डी ए बाई डी आर। अब मुझे डी ए बाई डी आर निकालना है जब आर का वैल्यू 4 हो जाएगा, तो पाई इंटू 2 इंटू 4 यानी हो जाएगा आंसर 8 पाई। ठीक है, सिंपल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ, इसमें देखिए इंटीग्रेट करना है आपको। तो सबसे पहले क्या कीजिए, स्क्वायर का फॉर्मूला तोड़ दीजिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ दीजिए। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2 रूट एक्स इंटू 1/√x, ऐसा टूट जाएगा dx। रूट एक्स का स्क्वायर x होता है, 1/√x का स्क्वायर 1/x हो जाएगा, यहाँ रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, -2 dx। अब ये सबको अलग अलग सेपरेट कर दीजिए, यानी हो जाएगा इंटीग्रेशन x dx प्लस इंटीग्रेशन 1/x dx -2 इंटीग्रेशन dx। x dx का इंटीग्रेशन x²/2 होता है, x का पावर n का फॉर्मूला होता है n इंटीग्रेशन में x का पावर n + 1/n+1। ठीक है, उसी पर ये x²/2 आ जाएगा। 1/x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है, -2 dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है प्लस c। यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है इफ़ ए लाइन मेक्स इक्वल एंगल विद द एक्स वाई जेड एक्सिस देन फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन। मतलब कोई लाइन है वो तीनों एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना रहा है। ये मान लीजिए कोई लाइन है और ये तीनों एंगल यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना रहा है। ठीक है, तो ये तीनों को अल्फ़ा बीटा गामा बोलते हैं, जैसे आप लोग जानते हैं अल्फ़ा बीटा और गामा। ठीक है, ये तीनों आपस में इक्वल है, अल्फ़ा बीटा और गामा तीनों आपस में इक्वल है। तीनों को थोड़ा देर के लिए के मान लीजिए, मान सकते हैं। तीनों बोला है कि इक्वल एंगल है, ए लाइन मेक्स इक्वल एंगल विद द एक्सिस एक्स वाई जेड एक्सिस। तो तीनों एंगल को हम अल्फ़ा बीटा गामा मान लिए, तीनों को इक्वल मान लिए। अब उनका पूछ रहा है डायरेक्शन कोसाइन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या पढ़े हैं, एल बराबर पढ़े हैं कॉस अल्फ़ा होता है। ठीक है, एम बराबर पढ़े हैं कॉस बीटा होता है, और एन बराबर होता है कॉस गामा होता है। ठीक है, उसके अलावा आपने एल एम एन में एक रिलेशन भी पढ़ा होगा कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू होता है 1। तो इस हिसाब से कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा तीनों का वैल्यू क्या हो गया, सम क्या हो गया 1। अब अल्फ़ा बीटा गामा को मैं के भी लिख सकता हूँ, तो कॉस स्क्वायर के प्लस कॉस स्क्वायर के प्लस यहाँ भी क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर के हो जाएगा। तो मैं इसको तीनों को एक ही है तो मैं लिख सकता हूँ 3 कॉस स्क्वायर के इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर के इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/3। तो कॉस के हो जाएगा प्लस माइनस 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर उधर जाके रूट हो जाता है। ठीक है, और यही आपका कॉस के आ गया, यानी तीनों तो कॉस के ही था, यानी एल एम और एन तीनों इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस 1/√3 का। ओके, क्योंकि एल को ही कॉस अल्फा मैंने बोला, कॉस बीटा कॉस गामा, और तीनों तो इक्वल है तो एल एम एन भी आपस में इक्वल हो जाएगा 1/√3। इज दैट क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि पी ए इंटरसेक्शन बी इवेल्युएट करना, निकालना है। इफ़ 2PA इक्वल टू PB इक्वल टू लिखा है 5/13, PA/B आपको दिया है 2/5, PA/B दिया है 2/5, और पी ए इंटरसेक्शन बी पूछा जा रहा है। तो पहले पी ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी कहाँ से मिलेगा आपको, पी ए बाई बी का फॉर्मूला लगा के। तो पी ए बाई बी का फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी। ठीक है, क्या मुझे पी बी पता है, बिल्कुल पता है। अब पी ए बाई बी का वैल्यू 2/5 है, पी इंटरसेक्शन बी मालूम नहीं, यही तो पूछ रहा है, और पी बी तो 5/13 है। पी बी क्या है, 5/13, 5/13 कहाँ चल जाएगा, 2/5 से इंटू होने के लिए, इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा
5 यहाँ से कट जाएगा तो 2/13 आ जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी, यही आंसर आपका आ जाएगा। तो पी ए इंटरसेक्शन बी आपका हो जाएगा 2/13। ओके, अब ये पी ए क्यों दिया है ये मुझे मालूम नहीं, वो चाहता तो पी ए यूनियन बी भी पूछ सकता था। ठीक है, चलिए मैं एक्स्ट्रा बता देता हूँ उसमें। यहाँ पहले 2PA इक्वल टू है 5/13, तो PA का वैल्यू कितना हो जाएगा 5/26 हो जाएगा, और PB आपको ऑलरेडी पता है 5/13। ठीक है, अब इसमें ये पूछा जा सकता था कि PA यूनियन B मुझे बताइए। PA यूनियन B, तो इसका फॉर्मूला होता है PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B होता है। ठीक है, तो PA है 5/26, PB है, क्यों ना इसको भी 5/26 बनाया जाए, मतलब 26 डिनोमिनेटर बनाया जाए, तो 2 से इंटू कर दो तो 10/26 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, और P इंटरसेक्शन भी कितना आया है 2/13, 2/13 आया है। यहाँ देखिए P इंटरसेक्शन भी कितना है 2/13 आया है, तो इसको भी 2 से इंटू कर दो। ठीक है, तो ताकि सबका एलसीएम क्या आ जाए 26 आ जाए, तो ये 5 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 2 2 4 हो जाएगा, 10 5 15, 15 में से 4 गया तो 15 में से 4 गया तो 11, 11/26, ये आपका आंसर हो जाएगा PA यूनियन B। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सेक्शन B, जो कि 3 into 5 यानी 15 नंबर्स का है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 8, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट शो दैट द, शो करना है कि इसका वैल्यू ये हो जाएगा। तो देखिए पहले डिटरमिनेंट लिखते हैं। डिटरमिनेंट आपका है 1 + A 1 और 1 1 1 + B 1 1 1 1 + C, ये आपका डिटरमिनेंट दिया हुआ है। पहले आंसर के ऑब्जर्व कीजिए, आंसर में देखिए क्या आपका डिमांडेबल A B C और 1/A 1/B 1/C में 1 ऐड किया हुआ है, तो ये दोनों में से कोई तो एक कॉमन आया होगा, या तो ABC कॉमन आया होगा या ये कॉमन आया होगा। ठीक है, इस तरह सोच सकता है विद्यार्थी। तो 1/A 1/B 1/C कहाँ से प्रकट करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस रो में A से डिवाइड करना होगा, इस रो में B से डिवाइड करना होगा, इस रो में C से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये ऑपरेशन लगा देंगे यहाँ पे, R1 टेंस टू R1/A, R2 टेंस टू R2/B और R3 टेंस टू R3/C। तो जब आप कोई चीज़ से इंटू कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो आपको बदले में इंटू भी तो करना पड़ेगा। तो ABC से आप क्या कर लीजिए, इंटू कर लीजिए। अब यहाँ देखिए 1 + A/A हो जाएगा, यहाँ भी 1/A हो जाएगा, यहाँ भी 1/A हो जाएगा, यहाँ 1/B हो जाएगा, यहाँ 1 + B/B हो जाएगा, और यहाँ भी 1/B हो जाएगा। उसके बाद देखिए 1/C हो जाएगा, फिर यहाँ भी 1/C हो जाएगा, ये 1 + C/C हो जाएगा। ठीक है, अब A जो बांटे हैं उसको हम लोग बांट देंगे, यानी ABC हो जाएगा। यहाँ देखिए A को बांट देंगे तो क्या हो जाएगा 1/A + 1 आ जाएगा, फिर ये भी 1/A हो जाएगा, ये भी 1/A हो जाएगा, ये 1/B हो जाएगा। ठीक है, ये 1/B + 1 हो जाएगा, और ये 1/B। ठीक है, ये 1/C, ये भी 1/C, और ये 1 + 1/C। इज इट क्लियर? अब देखिए, अब अगर मैं इन तीनों रो को एक जगह ला के जोड़ दूँ, तीनों रो को, यानी रो 1 रो 2 और रो 3 को ला करके जोड़ दूँ, तो 1 + 1/A 1/B 1/C आ रहा है कि नहीं, जो मुझे डिज़ायरेबल है आंसर में भी देखिए ये चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, ऑपरेशन लगाएंगे, R1 टेंस टू R1 + R2 + R3, ऑपरेशन लगा सकते हैं। ABC, तो देखिए पहला रो में जाके तीनों जुड़ जाएगा, 1 + 1/A + 1/B + 1/C। ठीक है, ये देखिए, और इधर भी देखिए इसमें भी आ जाएगा 1 + 1/A + 1/B + 1/C, और इसमें भी आ जाएगा 1 + 1/A + 1/B + 1/C। बाकी रो को हम छू नहीं रहे हैं, तो वही हो जाएगा 1/B + 1, 1/B, फिर 1/C, 1/C, 1 + 1/C। ठीक है, अब देखिए पहला रो से ये तीनों, इस रो में तीनों जो एलिमेंट है वो सेम है, तो हम कॉमन निकाल सकते हैं।
तो ए बी सी हो जाएगा। यहाँ पे 1 + 1/b ए, 1/b और 1/c क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, 1 1 1 आ जाएगा। और यहाँ पे बच रहा है 1/b, 1 + 1/b 1/b, 1/c 1/c, 1 + 1/c। ठीक है। अब देखिए 1 1 1 होने के बाद क्या करते हैं, 1 0 0 का पैटर्न लगाते हैं। 1 0 0 होने के लिए क्या करेंगे, कॉलम 2 को कॉलम 1 से घटा देंगे और कॉलम 3 को भी कॉलम 1 से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो अप्लाई करेंगे C2 टेंस टू C2 C2 माइनस C1 और C3 टेंस टू C3 माइनस C1। ठीक है, ताकि 1 0 0 का पैटर्न फॉलो किया जा सके। ठीक है, कॉलम 2 को, ये देखिए ये वाला हिस्सा कॉलम 2 है, ये वाला हिस्सा कॉलम 3 है और ये कॉलम 1 है। तो कॉलम 2 को कॉलम 1 से घटाना है, कॉलम 3 में कॉलम 1 को घटाना है। तो देखिए यहाँ पे देखिए ए बी सी हो जाएगा। अब यहाँ स्पेस थोड़ा लिखना पड़ेगा। देखिए यहाँ ए बी सी, यहाँ पर 1 + 1/a + 1/b + 1/c। अब देखिए 1 में से 1 गया। देखिए पहला कॉलम को तो कुछ कर नहीं रहे हैं, तो उसको वैसे का वैसे ही उतार दीजिए। ठीक है, दूसरा कॉलम में देखिए कॉलम 2 में कॉलम 1 घटा रहा है 0, कॉलम और 1 + 1/b में 1/b घटा रहे तो 1 बचेगा, 1/c में 1/c घटा रहे 0 बचेगा। कॉलम 3 में कॉलम 1 घटा रहे 0, 1/b में 1/b घट गया 0, 1 + 1/c में 1/c घट जाएगा तो आ जाएगा 1। तो 1 0 0 पैटर्न इसलिए लाते हैं ताकि ये वाला इसका रो और इसका कॉलम ये क्या हो जाए, हट जाए, इसका रो इसका कॉलम हट जाए। तो ये सिर्फ चारों ये वाला सिर्फ बचे। ठीक है, और ये तो आपका ए बी सी आ ही रहा है, 1 + 1/a + 1/b + 1/c। इसका जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 1 जा 1 - 0 हो जाएगा। ठीक है, 1 - 0 1 आता है। तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा ये 1 + 1/a + 1/b + 1/c। ये आपका हो जाएगा आंसर। ये आपको पूछा गया था क्वेश्चन में। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट पॉइंट x = 0। इस फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करना है x = 0 पे। तो फंक्शन देखिए ध्यान से, x जब <0 होता है sin x/x हो रहा है, x जब > 0 हो रहा है तो x + 1 आ जा रहा है। तो पहले हम f0 निकाल लेंगे। f0 जब हम डालेंगे तो कौन सा फंक्शन आ रहा है, x + 1 आ रहा है, ये ना मेरा x + 1 आ रहा है। 0 डाल दो तो 1 आ जाएगा। f0 पे क्या कौन सा फंक्शन देगा, यानी सिंपल लिख देंगे f0 = 1, ये आपको लिखना है। f0 पे क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे r LHL में लिखते हैं लिमिट x टेंस टू 0, 0 पे चेक करना, 0 - fx। तो लिमिट x टेंस टू 0 मतलब 0 के लेफ्ट हैंड साइड, तो 0 से छोटा में फंक्शन कौन है, sin x/x है। देखिए 0 से छोटा पे फंक्शन sin x/x है। अब ये लिमिट आप जानते होंगे, फॉर्मूला है डायरेक्ट sin θ/θ 1 होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा 1, LHL का आंसर आ गया 1। अब RHL निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 प्लस लिख देंगे fx। तो 0 प्लस पे फंक्शन कौन है, x + 1 है। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस पे हो जाएगा x + 1। अब जैसे ही 0 डालेंगे x का वैल्यू तो ये भी आ जाएगा क्या, 1 आ जाएगा। तीनों इक्वल आ गया, ये तीनों क्या आ गया, LHL RHL और f0, ये तीनों क्या आ गया, इक्वल आ गया। हेंस क्या लिख सकते हैं, fx इज कंटिन्यूअस एट x = 0। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन तो ये पहली नज़र में अगर इस तरह का होगा तो आप सोचे कि नीचे वाला पुट कर से ऊपर वाला ला सकते हैं क्या, तो बिल्कुल नहीं ला सकते, क्योंकि 3x² - 2x + 1 आएगा जो ऊपर नहीं दिख रहा है दूर दूर तक। तो फिर एक शक होता है कि इसको फैक्टर्स में तोड़ दीजिए और इसको पार्शियल से बनाइए। ठीक है, तो पहले तो ये जो क्यूबिक है उसको तोड़ना पड़ेगा। क्यूबिक कैसे तोड़ सकते हैं, क्यूबिक जो है मान लीजिए ये fx है सपोज दैट, थोड़ा देर के लिए x³ - x² - x + 1। एक ऐसा वैल्यू सोचिए जिस पे 0 दे दे, तो f1 पे सोचेंगे, ज़्यादा नहीं सोचना पड़ता है, 1 पे नहीं तो -1 पे, +2 पे नहीं तो -2 पे, इतना तक में आ जाता है। तो 1 पे चेक करेंगे तो 1 का क्यूब
1 का स्क्वायर -1 प्लस 1, यानी हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 -1 -1 प्लस 1। ठीक है, तो +1 -1 खत्म, +1 -1 खत्म, 0 आ गया। कितना पे 0 आया? x = 1 पे आया, तो एक फैक्टर बन के रह जाएगा x - 1 = 0, ये एक फैक्टर बनेगा। फिर x - 1 से इसको डिवाइड करेंगे, x - 1 से इसको डिवाइड करेंगे, x³ - x² - x + 1। तो x से x³ लाना है तो x² करेंगे, x³ x² को x से करेंगे तो -x आएगा, -x² आएगा। ठीक है, तो ये प्लस और ये नेगेटिव, ये कट गया, ये भी कट गया, तो उतरा -x + 1, 2 टर्म उतरेगा। x से -x लाना तो -1 से करेंगे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये कट गया। ये सारा काम आपको रफ वर्क में करना है। ठीक है, रफ में करना है। तो देखिए डिविडेंड ये है, डिविडेंड बराबर क्या होता है? डिवाइजन इंटू क्वोशिएंट। ठीक है, अब आ जाए इंटीग्रेशन पे। तो जो मेरा इंटीग्रेशन है वो है 3x + 5 बाई x³ - x² - x + 1। तो इसको हम बड़े आसानी से ऐसा लिख सकते हैं, 3x + 5 बाई, इसका फैक्टर अभी मैंने क्या तोड़ा? x - 1 में और x² - 1 में, तो x² - 1, यही मैंने तोड़ा। ओके, तो इसको देखिए, और हम क्या लिख सकते हैं? 3x + 5 बाई x³ - x² - x + 1 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3x + 5। देखिए इसको अगर हम तोड़ सकते हैं, ब्रेक x + 1 x - 1 में तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो x - 1 2 को हो जाएगा कि नहीं? तो मैं इसको लिख दूँ x - 1 का होल स्क्वायर और x + 1। ठीक है, तो ये पार्शियल है और ये टाइप 2 है, पार्शियल का टाइप 2 है। ठीक है, अब पार्शियल कैसे बनाएंगे? ये पार्शियल फ्रैक्शन है, तो क्या करते हैं इसके लिए? हम लोग लेट मान लेते हैं 3x + 5 बाई ये इसी चीज़ को, ये वाला x - 1 का होल स्क्वायर और x + 1, या फिर x + 1 को भी पहले लिख लीजिए और x - 1 का होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं a बाई x + 1, दूसरा हो जाएगा b बाई x - 1 और तीसरा हो जाएगा c बाई x - 1 का होल स्क्वायर। पार्शियल टाइप 2 है ये। ठीक है, तो यहाँ पर एलसीएम लेना है, ये तो यही चलेगा 3x + 5 बाई x + 1 x - 1 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? यही चीज़ एलसीएम आ जाएगा, जो इधर है ना वही यहाँ पे भी आ जाएगा। अगर आप नहीं ले पा रहे हैं एलसीएम तो आँख बंद करके ये वाला जो है, मतलब आँख खोल के लिखिएगा। ठीक है, ये वाला जो है, यही वाला आपका एलसीएम आ जाएगा। x + 1 कट जाएगा यहाँ से, x - 1 का होल स्क्वायर, तो a के साथ x - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। b के साथ x - 1 कट गया, एक x - 1 बचेगा, तो b के साथ x + 1 और x - 1 आएगा, और c के साथ x - 1 का होल स्क्वायर कट जाएगा ये, तो c के साथ बचेगा x + 1। क्लियर? अब देखिए नीचे से ये और ये कैंसिल, तो फाइनली आपको बच रहा है 3x + 5 = ax - 1 का होल स्क्वायर प्लस b x + 1 और x - 1 प्लस c x + 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको ए बी सी का वैल्यू निकालना है। उसके लिए क्या करेंगे? देखिए उसके लिए एक काम आप कर सकते हैं, पुट। देखिए यहाँ पे जो x + 1 है और x - 1, दो वैल्यू तो पुट कर सकते हैं। x + 1 को 0 ले लीजिए तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? -1, दोनों तरफ पुट कर लीजिए। तो जब इस तरफ -1 डालेंगे तो -3 + 5 हो जाएगा, और इस तरफ -1 डालेंगे तो देखिए -1 पे ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। बचेगा कौन? a। -1 का होल स्क्वायर, यानी हो जाएगा 5 में 3 गया तो 2, 1 -2 -2 का स्क्वायर 4, 4a आ जाएगा। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/2। a का वैल्यू हो जाएगा 1/2। दूसरा हम पुट कर सकते हैं x + 1 के साथ x - 1 पुट कर सकते हैं, पुट x + 1 x - 1 = 0, तो x का वैल्यू हो जाएगा 1। तो 1 जैसे ही डालेंगे तो 3 + 5 हो जाएगा यहाँ पे। अब वो देखिए 1 इस इक्वेशन में किस पे डालेंगे तो 0 हो जाएगा, इस पे 0 आ जाएगा, इस पे 0 आ जाएगा, लेकिन c वाले पे 0 नहीं आएगा, तो c वाला बच जाएगा 1 + 1। समझ रहे? बाकी सारा टर्म 0 हो जाएगा। तो 8 = हो जाएगा 2c, तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4। c का वैल्यू हो जाएगा 4। अब देखिए c मिल गया है 4, a मिल गया है 1/2। अब क्या नहीं मिला है? b।
तो b निकालने के लिए मेरे पास कोई ऐसा वैल्यू नहीं जो हम पुट कर सकते हैं। तो जब पुट नहीं कर सकते तो कंपैरिजन करेंगे। क्या लिखेंगे? कंपेयरिंग दी कोफिशिएंट ऑफ किसका कंपेयर करेंगे। देखिए अगर x, देखिए यहाँ पे तीन ऑप्शन होता है, एक्स स्क्वायर, एक्स नहीं तो कांस्टेंट टर्म, एक्स स्क्वायर, एक्स नहीं तो कांस्टेंट टर्म। तो एक्स स्क्वायर से a मिलेगा और b मिलेगा, तो b आ रहा है ना उसमें, तो सिर्फ एक्स स्क्वायर का ऑप्शन कंपेयर कर देंगे। तो इधर एक्स स्क्वायर है क्या? नहीं, तो उधर है 0। एक्स स्क्वायर किस में आएगा? a में तो ज़रूर आएगा, तो a आएगा। और b में देखिए बी एक्स स्क्वायर तो ज़रूर आएगा, तो प्लस b। ठीक है, a प्लस बी इक्वल टू 0। तो a पता है ना आपको कितना? 1/2, 0 इक्वल टू 1/2 प्लस b इक्वल टू हो जाएगा -1/2। ठीक है, a b c का वैल्यू आपको फाइंड आउट हो चुका है। ठीक है, मैं फिर से कंपैरिजन के बारे में बता दूं। जब हम इसको इंटू करेंगे, x - 1 का होल स्क्वायर तोड़ देंगे तो एक्स स्क्वायर तो आएगा, उसको पहला ही टर्म एक्स स्क्वायर आएगा, तो ax स्क्वायर हुआ। इसमें भी देखिए x + 1 जब x - 1 से इंटू हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर तो आएगा, तो पहला ही टर्म आएगा bx स्क्वायर, और तो कहीं एक्स स्क्वायर आने का चांस नहीं, सी में तो आएगा ही नहीं। इसलिए मैंने लिखा कि a + b में, और इधर एक्स स्क्वायर है नहीं तो इधर 0 हो जाएगा। ABC आ गया। अब आप वापस आ जाइए ये चीज़ जो हमने यहाँ पे लिखा था, लेट। तो देखिए इसको हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर यहाँ पे लाके पेस्ट करते रहे हैं। देखिए, तो देखिए यही हम लोग माने थे, इसी को हम लोग इंटीग्रेशन माने थे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर ये हटा दीजिए, यही इंटीग्रेशन था आपका। ठीक है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? इंटीग्रेट हो जाएगा, यही चीज़। यहाँ पे बस dx लिख दीजिए। तो देखिए इंटीग्रेट जब हम करेंगे इसी का, तो हो जाएगा a बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1/x + 1 dx। फिर इसमें भी b बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन dx/x - 1 प्लस c बाहर आ जाएगा, dx/x - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, फाइनली इसका इंटीग्रेशन तो यही हो जाएगा जो हमने माना था शुरू में। देखिए मैं दिखा रहा हूँ, मैंने इसी को शुरू में पार्शियल में यही चीज़ माना था। देखिए ये, ठीक है, ये दिख रहा है, और यही क्वेश्चन भी था हमारा। ठीक है, तो यहाँ देखिए a, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? log x + 1 हो जाएगा। जैसे 1/x का log x होता है, तो 1/x + 1 का log x + 1। क्योंकि कॉन्स्टेंट में x में कोई कांस्टेंट टर्म इंटू नहीं है। अगर होता तो यहाँ 1/2 लिखना पड़ता, मान लीजिए 2 से इंटू होता, तो यहाँ पे log हो जाएगा x - 1 हो जाएगा। अब c के साथ देखिए 1/x² का इंटीग्रेशन होता है -1/x, 1/x² का इंटीग्रेशन डायरेक्ट याद रखिए -1/x। तो 1/x - 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? -1/x - 1 हो जाएगा। ठीक है, अब a b c का वैल्यू पुट कर लीजिए। a का वैल्यू कितना आया था? 1/2 आया था, log x + 1 प्लस, और b का वैल्यू कितना आया था? b का वैल्यू 1/2, c का वैल्यू 4, -1/2 और c का वैल्यू 4। तो 4 करेंगे तो -4/x - 1 हो जाएगा, और इसको भी प्लस माइनस माइनस लिख दीजिए, प्लस c आंसर। देखिए इसमें थोड़ा सा आप और भी कर सकते हैं, 1/2 आप कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे बच जाएगा log x + 1। इसी दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, तीसरा वाले से नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा -4/x + 1, ये अलग रहेगा। अब log m - n log m/n होता है, तो log x + 1/x - 1 ऐसा भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, और ये हो जाएगा -4x + 1। ठीक है, और ये पावर भी लग सकता है, मतलब फाइनली log के अंदर रूट पावर हाफ आ जाएगा, तो इसी को हम लोग रूट बोलते हैं। x + 1 है, x - 1 -4/x + 1 प्लस c। यहाँ तक भी आंसर आप लग सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इवेल्युएट। ये देखिए प्रॉपर्टी पे पूछा है डेफिनेट इंटीग्रेशन का। तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग पहले इसको i मान लेते हैं। i हो जाएगा 0 से π/2 √sin x बाई √sin x प्लस √cos x dx। ठीक है, अब लगाएंगे अप्लाइंग प्रॉपर्टी।
बस अब प्रॉपर्टी लिख दीजिए, प्रॉपर्टी का नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए आई प्रॉपर्टी क्या लगाते हैं, 0 और π/2 को, 0 से π/2 है तो π/2 और 0 को जोड़ देते हैं और x घटा देते हैं। ये कहाँ करेंगे, थीटा में, साइन के थीटा में। तो लिमिट उतना ही हो जाएगा 0 से π/2 और यहाँ हो जाएगा साइन x के जगह हो जाएगा π/2 माइनस प्लस 0 माइनस x। अच्छा इतना क्यों लिखूँ मैं, इसको π/2 माइनस x भी तो कर सकते हैं, तो सीधा लिख दीजिए π/2 माइनस x। समझ रहे हैं, ये दोनों लिमिट्स को जोड़ करके x घटा देते हैं, ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ा होगा। और यहाँ भी हो जाएगा साइन π/2 माइनस x और प्लस कॉस π/2 माइनस x। तो ये जो मैंने क्वेश्चन था इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब इक्वेशन 2 देखिए किसको मानेंगे, इसको थोड़ा सॉल्व भी कर सकते हैं। 0 से π/2 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, पढ़े होंगे। यहाँ भी नीचे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा कॉस x और प्लस कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन x होता है रूट के अंदर। इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, 1 और 2 को ऐड कर देंगे। इक्वेशन 1 और 2, 1 दिख रहा है आपको, 1 और 2 को जब हम लोग ऐड कर देंगे तो आई हो जाएगा 2i लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, 0 से π/2 रूट साइन x बाय रूट साइन x प्लस कॉस x, और दूसरा वाला इक्वेशन में रूट कॉस x बाय रूट कॉस x प्लस रूट साइन x, यही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ dx लिख दीजिए। अब देखिए, अब यहाँ पे 2i हो गया। यहाँ जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो सेम ही एलसीएम आएगा, रूट साइन x प्लस रूट कॉस x, एक ही बात है, उल्टा लिखा हुआ है लेकिन प्लस में तो आगे पीछे कोई भी लिख सकते हैं। जब ये दोनों कट जाएगा, यहाँ भी रूट होगा, ये दोनों कट जाएगा तो ऊपर रूट साइन x प्लस, और इसमें कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, रूट कॉस x आ जाएगा dx। ये तो दोनों कट गया, फाइनली आपका आ गया 0 से π/2 dx, और यह 2i हो गया। 2i इक्वल टू dx का इंडिकेशन x होता है और लिमिट हो जाएगा 0 से π/2, यानी 2i इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट π/2 माइनस 0, यानी 2i इक्वल टू π/2, तो i इक्वल टू हो जाएगा π/4। यही आपका इंटीग्रेशन का आंसर हो जाएगा π/4। इज दैट क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सॉल्व करना है y dx माइनस एक्स प्लस 2y स्क्वायर dy। देखिए पहली नज़र में ये क्या दिख रहा है, ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में आपका पूरा चांस है कि आपको लीनियर ही पूछेगा, ज़्यादा चांस है। तो आप सबसे पहले लीनियर के बारे में सोचिए, क्या लीनियर का फॉर्म है। तो लीनियर का पहचानने का तरीका ये है, या तो आपको सिंगल y दिख जाएगा कहीं या सिंगल x दिख जाएगा। तो देखिए y तो 2 जगह है लेकिन x एक ही जगह पर है, देखिए x एक ही जगह पे है, तो ये डेफिनेटली लीनियर हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए लीनियर बनाने के लिए क्या करेंगे, अच्छा लीनियर का फॉर्म भी पता होना चाहिए। तो लीनियर का फॉर्म ये होता है कि देखिए एक तो होता है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, ठीक है, ये होता है। और एक होता है dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू, ये फॉर्म होता है। तो देख रहे यही सिंगल x और सिंगल y की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसके लिए पहले डी वाई डी या dx बाई डी वाई चाहिए। तो क्वेश्चन देखिए y dx माइनस एक्स प्लस 2y स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0, तो माइनस को उधर भेज देंगे। y dx इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 2y स्क्वायर डी वाई, और यहाँ से dx बाई डी वाई निकाल सकते हैं और y को यहाँ डिवाइड कर देंगे, dy इधर आके डिवाइड हो गया, x प्लस 2y स्क्वायर बाई y। अब y बांट दीजिए दोनों में, तो dx बाई डी वाई इक्वल टू y जब बटेगा तो x बाई वाई और प्लस यहाँ क्या बचेगा 2y बचेगा। ठीक है, अब x बाई वाई इधर ले आएंगे, dx बाई डी वाई माइनस एक्स बाई वाई और इधर हो जाएगा 2y। ठीक है, अब बोलेंगे सर लीनियर कहाँ दिख रहा है, तो देखिए मैं दिखाता हूँ लीनियर दिख रहा है। तो देखिए dx बाई डी वाई माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 बाई वाई इंटू एक्स इक्वल टू 2y। तो देखिए इस फॉर्म को रिसेंबल कीजिए इससे, dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। तो देखिए x के साथ जो लगा वो p है, यहाँ x के साथ जो लगा है वो p है, यानी कि p का वैल्यू हो जाएगा -1 बाई वाई और q का वैल्यू हो जाएगा 2y। पी क्यू क्लियर हो गया।
ठीक है। अब लगाते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा ई का पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई। तो ई का पावर इंटीग्रेशन पी मतलब -1/y dy। तो -1/y dy का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -log y। ठीक है, इंटीग्रेशन हो चुका है -log y। इसको हम लिख सकते हैं ई का पावर log y का पावर -1, और इसको लिख सकते हैं y का पावर -1। ई का पावर log x x होता है, ई का पावर log x x होता है, तो ई का पावर log y y का पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, तो y का पावर -1 को 1/y लिख सकते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया। अब देखिए आप क्या लिखते हैं, x इंटू आई एफ इक्वल टू q इंटू आई एफ इंटीग्रेशन। ठीक है, आई एफ कितना आया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/y। q देखिए, q क्या था, 2y था। देखिए q डिसाइड हुआ था यहाँ पे 2y है, तो q को लिख देंगे 2y। आई एफ है क्या 1/y, और यहाँ हो जाएगा dy। यहाँ पे dy लिखना है। ठीक है, y क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 2dy का इंटीग्रेशन 2y हो जाएगा, प्लस c लिख लीजिए, और यहाँ पे हो जाएगा x/y। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना भी बनाएंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। इज दैट क्लियर। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ही क्वेश्चन ज़्यादा आने का चांस है। लीनियर नहीं तो बहुत होगा तो होमोजीनियस दे सकता है वो आपको। तो होमोजीनियस का भी मैंने पिछले कई सारे वीडियोस में बताया होमोजीनियस का क्वेश्चन। ठीक है, जो कोडरमा सेट है उसमें होमोजीनियस का मैंने क्वेश्चन बताया है, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है ए वेक्टर और बी वेक्टर, ए वेक्टर दिया हुआ है और बी वेक्टर दिया हुआ है और सी वेक्टर दिया हुआ है, सच दैट a प्लस लैम्डा 2b वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। कह रहा है ना कि a प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ये पूरा एक कंप्लीट वेक्टर है, ये परपेंडिकुलर है सी वेक्टर पे, तो लैम्डा निकालना है। तो जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होता है तो दोनों का डॉट क्या होता है, 0 होता है। दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0। ये पढ़े होंगे, कंडीशन है। तो a प्लस लैम्डा बी वेक्टर तैयार कर लीजिए और c के साथ डॉट कर लीजिए, इक्वल टू 0 कीजिए, अपने लैम्डा आ जाएगा। तो a प्लस लैम्डा बी वेक्टर मतलब 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और यहाँ प्लस लैम्डा बी वेक्टर है -i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, और डॉट करना है सी वेक्टर यानी 3i कैप प्लस j कैप। ये डॉट है, इक्वल टू क्या लेके चलेंगे, 0। देखिए ये दोनों को जोड़ना है हमको। थोड़ा मैं एकदम डिटेल में कर रहा हूँ ताकि आप लोग एग्ज़ाम में बड़ी आसानी से बना पाए, कोई कन्फ्यूजन ना हो। वीडियो लंबा जा रहा है, जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस लैम्डा आई कैप प्लस 2 लैम्डा जे कैप प्लस लैम्डा के कैप। ठीक है, ये ब्रैकेट में डाल दीजिए, डॉट कर रहे हैं 3i कैप प्लस जे कैप के साथ। अब जब लैम्डा आई कैप और 2i कैप में आई कैप कॉमन है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 माइनस लैम्डा आई कैप कॉमन हो जाएगा, प्लस उसी तरह जे वाला के साथ 2 प्लस 2 लैम्डा जे कैप कॉमन हो जाएगा, 3 कैप के साथ 3 प्लस लैम्डा के कैप कॉमन हो जाएगा। ठीक है, ये डॉट हो रहा है 3i प्लस जे से, के नहीं है तो के तो 0k है। ठीक है, अब डॉट करने वाले हैं 2, देखो आई कैप वाला आई कैप से डॉट हो जाएगा, 3 से इंटू हो जाएगा 2 माइनस लैम्डा, जे कैप वाला जे कैप से डॉट हो जाएगा, तो जे का ऑप्शन था 1 इससे इंटू हो जाएगा तो 2 प्लस 2 लैम्डा हो जाएगा, और के कैप में तो 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0 लिख सकते हैं ऐसा। अब देखें यहाँ 6 माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक है, 3 लैम्डा में 2 लैम्डा किया तो माइनस लैम्डा, 6 और 2 हो जाएगा 8 इक्वल टू 0, तो माइनस लैम्डा इक्वल टू -8, लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा 8। इज दैट क्लियर, कोई दिक्कत। 3 2 6, 6 2 8 सही है, तो लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा 8। ठीक है, कंडीशन पता होना चाहिए परपेंडिकुलर का, कोई भी दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये 14 नंबर।
इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सपोज ए गर्ल थ्रोज ए डाई, सपोज मान लीजिए एक गर्ल जो है डाई फेंक रही है, मतलब लूडो का जो डाई होता है डाइस वो फेंक रही है। अगर उसको 5 या 6 आता है तो शी टॉसेज अ क्वाइन 3 टाइम्स, तो वो क्वाइन को 3 बार टॉस करती है, ठीक है। एंड नोट्स द नंबर ऑफ हेड, और नंबर ऑफ हेड को नोट कर लेती है। अगर उसको 5 6 ना आके 1 2 3 4 आता है तो वो क्वाइन को टॉस करती है एक बार और नोट करती है कि वो हेड आ रहा है या टेल आ रहा है, ठीक है। इफ़ शी ऑप्टेन एग्जैक्टली 1 हेड, अगर उसको एग्जैक्टली 1 हेड आ रहा है, देखिए यही लाइन सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। अगर उसको एक ही हेड आ रहा है तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट शी थ्रू 1 2 3 4 विद द डाई, तो क्या प्रोबेबिलिटी कि वो उसने 1 2 3 4 लाया था डाइस के साथ, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, बेस से बनेगा ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 इवेंट हो रहा है। देखिए 2 इवेंट हो रहा है, एक इवेंट इवन मान लीजिए, इवन हो रहा है कि शी गेट्स 5 और 6, ठीक है। और E2 इवेंट हो रहा है कि शी गेट्स 1 2 3 4, है ना, डाइस फेंक रहे हैं। और एक स्पेशल इवेंट जिसको हम ए बोलते हैं वो है शी एग्जैक्टली ऑप्टेन 1 हेड, शी एग्जैक्टली 1 हेड, अगर उसको एक हेड आ रहा हो, ठीक है। यही आपको 3 सबसे पहले लिख लेना है, समझ गए। अब देखिए तो यहाँ पे PE1 PE2 का ज़रूरत पड़ेगा ही, तो PE1 का फैसला पहले ही कर लेते हैं। PE1 क्या होगा, 5 और 6 लाने का प्रोबेबिलिटी एक डाइस में 2/6, और PE2 क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 लाने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 4/6 हो जाएगा 4/6 हो जाएगा। अब देखिए वो क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट शी थ्रू 1 2 3 4 विथ ए डाई, ठीक है। देखिए ये ऑलरेडी हो चुका है, तो क्या प्रोबेबिलिटी, मतलब कि वो उसको एक हेड आ चुका है, तब क्या प्रोबेबिलिटी कि 1 2 3 4 वाला इवेंट से हेड आया होगा, ठीक है। हेड तो दोनों में ही हो रहा है, पहला 5 6 में भी हेड आ रहा है कि वो जब 5 6 आ रहा है तो 3 बार कॉइन को टॉस कर रही है और हेड ला रही है, और जब 1 2 3 आ रहा है उसमें भी कॉइन को टॉस करके हेड टेल ऑब्टेन कर रही है, तो हेड तो आ रहा है। तो क्या प्रोबेबिलिटी वो E2 वाला इवेंट से हेड आ रहा है, यानी वो पूछ रहा है PE2/A पूछना चाह रहा है, PE2/A पूछना चाह रहा है। तो PE2/A का फॉर्मूला क्या होता है, PE2 इंटू PA/E2, बेस का थ्योरम है ये, बाई हो जाएगा PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2। मेरा मानना है बेस में पहले आप फॉर्मूला लिख लीजिए, तब आपको बेहतरीन रूप से समझ में आ जाएगा कि आपको लाना क्या क्या है, ठीक है। PE2/A, देखिए मैं समझा देता हूँ, E2/A का मतलब E2 का प्रोबेबिलिटी जब A हो चुका है, यानी कि E2 में क्या हो रहा है, 1 2 3 4 आ रहा है तो हेड ला रही है, और इसमें भी हेड ला रही है, मतलब 1 2 3 4 जब आ रहा है तब वो हेड नोट कर रही है, ठीक है। और उसको एग्जैक्टली 1 हेड मिल चुका है, इसी का बात हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। मतलब हेड मिल चुका है तो क्या प्रोबेबिलिटी वो E2 वाला इवेंट से मिला होगा, यानी 1 2 3 4 वाला से मिला होगा, ठीक है। तो अब PE1 PE2 तो हमने निकाल लिया है, PA/E1 और PA/E2 का बात कर लेते हैं। तो पहले A/E2 का मतलब A का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है जब E2 हो चुका है, यानी कि उसको एग्जैक्टली 1 हेड आने का प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है, जबकि E2 से, E2 यानी 1 2 3 4 हो रहा है। तो जब 1 2 3 4 आ रहा है तो उसने कॉइन को एक बार टॉस किया, कॉइन को क्या किया, एक बार टॉस किया। तो मैं थोड़ा E1 और E2 का कहानी में समझा देता हूँ। E1 और E2 कॉइन टॉस का, यहाँ पे कॉइन थोड़ा एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। तो जब E1 हो रहा है, 5 6 हो रहा है, तो कॉइन को 3 बार टॉस कर रही है, तो 3 बार टॉस कर रही है तो क्या 3 बार का क्या आता है, एग्जैक्टली 1 हेड। वो क्या बोल रही है कि 3 बार टॉस कर रही है तो टोटल नंबर ऑफ हेड निकालना है उसमें। तो देखिए हेड 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 ऑप्शन बनेगा यहाँ पे, 3 बार कॉइन को टॉस कर रही है तो हेड टेल हेड बनेगा। ये इवेंट नहीं बन रहा है एक्चुअली, सैम्पल स्पेस में पहले बना रहा हूँ, तब इवन में समझाऊँगा। हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल 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 हेड टेल, टेल टेल टेल। देखिए जो समझदार होंगे वो डायरेक्ट समझ गए होंगे इसमें हमको कौन इवेंट लेना है, फिर भी मैं सबके लिए समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ पूरा। टेल टेल टेल, और क्या होगा, टेल हेड हेड हो गया, हेड टेल टेल होगा, हेड टेल टेल,
टोटल 8 इवेंट होते हैं। एक आएगा हेड हेड टेल, ठीक है, और एक और होगा 1 2 3 4 3 2 5 6 7, और एक क्या आ रहा होगा टेल हेड 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 टेल 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 हेड नहीं हुआ है, टेल टेल हेड नहीं हुआ है, ठीक है। इतना इवेंट बनेगा। तो उसको अगर मुझे निकालना है PA/E2, PA/E1 निकालना है, तो क्या हो रहा था, E1 में ये कह रहा था कि वो अगर 5 6 आ रहा है 3 बार टॉस कर रही है और नोट करती है नंबर ऑफ हेड, और उसको एग्जैक्टली 1 हेड लाना है। ये कहने का मतलब उसको एग्जैक्टली एक ही हेड लाना है E1 वाले से। तो E1 में तो यही घटना हो रही है, E1 में तो यही घटना हो रही है, और ए मैंने एग्जैक्टली 1 हेड, तो एग्जैक्टली 1 हेड किस में है, एक इसमें एग्जैक्टली 1 हेड है, एक इसमें एग्जैक्टली 1। तो यहाँ एक और हो रहा है सिंगल हेड आने वाला, वो है ये, ठीक है। 3 हेड आ रहा था, मतलब सिंगल हेड आने का यहाँ पे बात कर रहे थे। तो 3 इवेंट में सिंगल हेड आ रहा है, तो P E1/A कितना हो जाएगा आपको, A/E1, PA/E1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3/8, क्योंकि आपको सिंगल हेड 3 आ रहा है, टोटल सैंपल स्पेस तो 8 है, तो PA/E1 3/8 आ जाएगा। अब बात करते हैं PA/E2 का। PA/E2 मतलब सिंगल हेड लाना है E2 वाला इवेंट से। तो E2 वाला इवेंट क्या हो रहा था कि 1 2 3 4 फेक हो रहा था, तो कॉइन को एग्जैक्टली एक बार टॉस किया, एग्जैक्टली एक बार टॉस, उसमें 3 बार टॉस किया था, एक बार टॉस किया, तो एक बार टॉस किया तो E2 में एक बार टॉस करेगा तो हेड टेल आएगा, और क्या आएगा, हेड टेल आएगा। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 1/2 नहीं हो जाएगा। हेड आने का प्रोबेबिलिटी A/E2 कहने का मतलब ए कह रहा है कि हेड आना चाहिए एग्जैक्टली 1 हेड, तो 1 हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, इसमें 1/2 आ जाएगा। अब आपको सब पता है। तो मुझे पूछा था PE2/A पूछा था आपसे, देखिए मैंने ऊपर भी फॉर्मूला लिखा था, PE2/A पूछा था। तो PE2/A का फॉर्मूला क्या लिखा था, PE2 इंटू PA/E2 बाई PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2, ठीक है। अब सब कुछ सेट कर देना आपको। PE2 PE1, तो PE2 आया था 4/6 और PE1 आया था 2/6। PE2 आया था 4/6 और PE1 आया था 1/6, ठीक है। यहाँ भी देखिए 4/6 लिख देंगे, ठीक है। अब बताइए PA/E2 कितना आया था, A/E2 1/2 आया था, A/E1 कितना आया, तो 3/8 आया, देखें यहाँ पे 3/8, यहाँ भी A/E2 1/2। बस आपको सॉल्व करना है, काटिए, 2 2 4 2 3 6, यहाँ भी कोई कट रहा है, 3 2 6 कट रहा है, यहाँ पे 2 2 4 2 3 6, यानी फाइनली आपका कितना आ गया 1/3 बाई यहाँ पे आ जाएगा 1/16, ठीक है, और प्लस 1/3। यहाँ पे एक जगह गड़बड़ हो गया, यहाँ पे 1/6 नहीं था, यहाँ पे 2/6 था, तो 1/16 नहीं हो जाएगा, ये 2 2 कट जाएगा, तो 1/8 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1/3 हो गया, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 24, यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 1/3, यहाँ हो जाएगा 11/24, ठीक है। पलट दीजिए यहाँ पे, दैट इज़ आ जाएगा 1/3 इंटू 24/11, 3 8 जो 24, तो आ जाएगा 8/11 इसका फाइनल आंसर। थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है, क्योंकि इसमें स्टेटमेंट काफ़ी घुमा के बोला था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सेक्शन C। अब ये सेक्शन C जो है वो लॉन्ग आंसर है, जिसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो इसको देखिए, इसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। तो मैट्रिक्स मेथड मैंने बताया था AX = B होता है, तो X = लिखते हैं A इनवर्स B, ठीक है। तो A इनवर्स निकालना, अब A क्या है, तो इस जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 3 1 2 1 3 3 2 4, और एक हो जाएगा XYZ, और एक हो जाएगा 16 19 25, ठीक है।
तो ये जो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यही इक्वेशन बन जाएगा। तो इसी को हम लोग a बोलते हैं, इसको हम लोग x बोलते हैं और इसको हम लोग b बोलते हैं। तो पहले x निकालने के लिए a इन्वर्स चाहिए, तो पहले a को सेपरेट कर दीजिए। 5 2 3 3 1 2 1 3 4, इसको आपको a इन्वर्स निकालना है। तो a इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है? 1/डिटर्मिनेंट a एट ज्वाइंट a, ये होता है। तो पहले डिटर्मिनेंट a तो निकालेंगे, तो डिटर्मिनेंट a कैसे निकालेंगे? 5, देखिए 5 का रो कॉलम हटा लीजिए, 4 1 जा 4 हो जाएगा और 3 2 जा 6 हो जाएगा। फिर बीच का -3 का रो कॉलम हटा लीजिए, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 4 2 जा 8 -9। फिर +1 का रो कॉलम हटा लीजिए, 2 2 जा 4 -3 1 जा 3 4 -3, यानी हो जाएगा 4 -6 हो जाएगा -2 -10 हो जाएगा, 8 -9 -1 +3 हो जाएगा, 4 -3 1 +1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 3 1 4, 10 में 4 गया तो -6 आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट a कितना आ गया? -6। अब a इन्वर्स के लिए हम लोग को माइनर कोफैक्टर बनाना पड़ता है, ठीक है, कोफैक्टर्स बनाना होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a मैंने लिख लिया ताकि यहाँ से कोफैक्टर आराम से बना सकूँ, ठीक है। तो कोफैक्टर के लिए क्या करते हैं? C11 से स्टार्ट करते हैं। C11 का साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो C11 के लिए यही C11 एलिमेंट है, C11 का रो कॉलम हटा लीजिए तो 1 2 3 4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? C11 का साइन +1 इसलिए होता है, प्लस इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि होता है -1 का पावर 1 + 1, तो -1 का पावर 2 हो जाएगा, तो आ जाएगा 1। तो 1 आएगा नहीं तो -1 आएगा, तो जब 1 आएगा तो पॉजिटिव साइन यूज करेंगे, अगर -1 आएगा तो नेगेटिव साइन यूज करेंगे। आप एग्ज़ाम में इसी तरह से दिखा देना, ठीक है। यहाँ शॉर्टकट के लिए मैंने इसे लिखा है 4 1 जा 4 -3 2 जा 6, यानी हो जाएगा -2। C12 का बारी, C12 का साइन नेगेटिव। देखिए, इस मैट्रिक्स मेथड में गलतियाँ बहुत होती है, तो आप बड़े ध्यान से बनाइएगा, ठीक है। C12 यानी ये एलिमेंट का रो कॉलम हटा लेंगे तो आ जाएगा 2 3 3 4। जैसे मैं लिख रहा हूँ इस तरह से लिखिएगा तो आपका गलती होने का चांस कम हो जाएगा। इस तरह मैट्रिसेस में लिखिए, कई लोग डायरेक्ट भी करते हैं लेकिन गलतियाँ हो जाती है उसमें। 4 2 जा 8 -9 हो जाएगा, तो आ जाएगा -1, तो यहाँ जाएगा +1। C13 के बारी, C13 का साइन हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव कैसे? देखिए, जोड़ने पे इवन आ रहा है तो पॉजिटिव, अगर इसका जोड़ने पे ऑड आ रहा है तो नेगेटिव। 2 1 3 ऑड है तो नेगेटिव। C13 के एलिमेंट हटा देंगे रो कॉलम, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, सॉरी पहले लिख लीजिए 2 3 1 2 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 2 2 जा 4 -3 4 -3 क्या था 1। C21 की बारी, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यानी ये 2 वाला एलिमेंट, इसका हो जाएगा साइन हो जाएगा नेगेटिव और हो जाएगा 3 2 1 4 3 2 1 4। इसका रो और इसका कॉलम हटा लेते हैं तो ये चारों एलिमेंट बच रहा है, ठीक है। तो हो जाएगा नेगेटिव 4 3 जा 12 -2, 12 -2 हो जाएगा आपको 10 -10, ठीक है। C21 के बाद बारी आती है C22 की। C22 का साइन हो जाएगा पॉजिटिव में देखिए 2 2 यानी बीच वाला 1 का एलिमेंट 5 3 1 4 लिख देंगे, 5 3 1 4। बीच वाले एलिमेंट का रो कॉलम हटा लेंगे तो 5 3 1 4 आ जाएगा पॉजिटिव। 5 4 जा 20 -3 20 -3 हो जाएगा 17। C22 के बाद आ जाएगा C23 यानी 3 वाला एलिमेंट का साइन हो जाएगा यहाँ पे नेगेटिव, तो हो जाएगा 5 3 3 2 5 3 3 2 नेगेटिव। 5 2 जा 10 -9 10 -9 आ जाएगा 1, यानी -1 हो जाएगा। C23 के बाद C31 की बारी, C31 तो 31 एलिमेंट का अगर बात करेंगे, 31 का साइन हो जाएगा पॉजिटिव। 31 माने 3, ये देखिए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो इसका रो कॉलम हटा देंगे तो 3 1 1 3 बचेगा, 3 1 1 3, तो हो जाएगा पॉजिटिव। 3 3 जा 9 -1 यानी आ जाएगा 8। 31 के बाद C32 की बारी, C32 का साइन होगा नेगेटिव। 32 कौन सा एलिमेंट हो गया? यानी 2 वाला, इसका रो और इसका कॉलम हटा लेंगे तो 5 2 1 3 आ जाएगा, 5 2 1 3, तो हो जाएगा नेगेटिव। 5 3 जा 15 -2 15 -2 -13 हो जाएगा यहाँ पे।
C33 लास्ट एलिमेंट 4, 33 का साइन हो जाएगा पॉजिटिव, 3 1 3 2 3 3, तो उसका 4 का रो कॉलम हटा लेंगे तो 5 2 1 3 1 हो जाएगा, 5 2 3 1, यानी हो जाएगा पॉजिटिव, 5 1 5 माइनस हो जाएगा 6 -1। तो सारे कोफैक्टर्स निकल गए। अब आपको लिखना है एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए जो होता है वो होता है ये जो आप लिख रहे हैं, ये जो आप कोफैक्टर्स लिखे हैं उसको मैट्रिक्स में करके ट्रांसपोज कर देना है। तो कोफैक्टर्स आपने शुरुआत से क्या लिखा है, C11 -2, 3 3 का सेट लिखेंगे, -2 1 1 -2 1 1, उसके बाद हो रहा है -10 17 -1 -10 17 -1 -10 17 -1, और तीसरा हो जा रहा है 8 -13 -1 8 -13 -1। अब जब इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो हो जाएगा -2 -10 8, फिर 1 17 और -13, फिर हो जाएगा 1 -1 -1, यह आ जाएगा एडजॉइंट है। अब आपको निकालना है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स बराबर मैंने क्या बोला, 1 डिटर्मिनेंट है, एडजॉइंट है, तो डेट इज़ 1 डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए कितना निकला था हमारा, तो देखिए ऊपर मैंने निकाला था डिटर्मिनेंट ए -6 आया था, डिटर्मिनेंट ए -6 देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे -6 लिख देंगे और यहाँ पे मैट्रिसेस लिखेंगे। एडजॉइंट ए जो निकला है वो है -2 -10 8 1 17 -13 1 -1 -1, ठीक है। अब आपको चाहिए ए इनवर्स, सॉरी ये मैंने x लिखा था, ए इनवर्स बी, x = ए इनवर्स बी। तो x तो XYZ हो जाएगा। अब ए इनवर्स आया था 1/-6 -2 -10 और 8 1 17 -13 1 -1 -1। अब देखिए बी क्या आया था आपका, तो बी था आपको 16 19 25 16 19 25। इस तरह का डेटा दे सकता है आपको फंसाने के लिए, थोड़ा कैलकुलेशन करवाएगा वो, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो रो जो है कॉलम से इनटू होता है, -16 2 जा -32 हो जाएगा, 10 9 जा -190 हो जाएगा, 25 8 जा 200 होता है, +200 हो जाएगा, ठीक है। अब 16 1 जा 16 हो जाएगा, 17 × 19 17 × 19 9 से 63 9 6 15, ठीक है, 17 हो जाएगा, 3 7 5 12 1 2 1 3 323, और 13 × 25 तो -13 5 65 13 दूनी 26 26 अच्छे 32 325 116 1 जा 16 -19 हो जाएगा, और -1 × 25 -25 हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। इधर तो XYZ चल ही रहा था, -1/6 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 200 में 190 गया तो 10, और 10 में 32 गया तो 12, ठीक है, -12, ठीक है। 200 में 190 गया 10। अब यहाँ पे 325 है, 323 और 16 हो जाएगा, 6 3 9 2 1 3 339 और 325 घटा लीजिए, 9 में से 5 गया 4 3 14, तो यहाँ पे आ जा रहा है 14, और यहाँ पे 16, और यहाँ कितना हो रहा है, 16 में से 19 गया तो -3 -3 -25 कितना हो जाएगा, -28, ठीक है। तो देखिए XYZ का वैल्यू क्या आ सकता है, यहाँ पे -6 से डिवाइड कर देंगे सबको, तो हो जाएगा 6 2 जा 12 2 आएगा इसमें 14/6 आ जाएगा, यानी 2 7 जा 14 2 3 6, यानी 7/3 हो जाएगा, और इसमें -28/-6 हो जा रहा है, यहाँ पे माइनस होगा, तो 2 3 6 2 14, तो -14/3 हो जाएगा। तो देखिए वैल्यू इस तरह का आ रहा है, हो सकता है कहीं पे मिस्टेक हो गया हो, तो उसके लिए सॉरी। अगर कहीं मिस्टेक हो गया हो तो कमेंट में बताएं कि कहाँ पर मेरा मिस्टेक हुआ है, ठीक है।
लेकिन बनेगा इसी तरह से, ठीक है, इसी तरह से बनेगा। अब बस आप थोड़ा ध्यान से बनाइएगा, ठीक है। अब मुझे आंसर तो पता नहीं इसका आंसर क्या है, तो x इक्वल टू यहाँ 2 हो जाएगा, y इक्वल टू -7/3 हो जाएगा और z इक्वल टू हो जाएगा -14/3, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो देखिए f(x) जो दिया हुआ है ये है 2x³ - 15x² + 36x + 11। तो f' निकलेगा। तो देखिए f' निकालना पड़ेगा यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम के लिए। इसको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से निकालते हैं। तो इसका हो जाएगा 3x², इसका हो जाएगा 15 × 2x, इसका हो जाएगा 36, यानी f' आया 6x² - 30x + 36। लगे हाथ f" भी निकाल देंगे डबल डिफरेंशिएशन, तो 12x आ जाएगा -30 आ जाएगा। अब क्रिटिकल पॉइंट के लिए जिस पे मैक्सिमम मिनिमम निकालना है उसके लिए क्या कर लेंगे, f' को 0 कर लेंगे, यानी 6x² - 30x + 36 इक्वल टू हो जाएगा 0। 6 कॉमन ले के काट दीजिए, 6 × 5 = 30, 6 × 6 = 36, यहाँ x हो जाएगा इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक है, तो x² -3x - 2x लिख देंगे +6। x कॉमन लेंगे तो x - 3 आ जाएगा, -2 कॉमन लेंगे तो x - 3 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो x - 3 और x - 2 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू आ जाएगा 2, x का वैल्यू आ जाएगा 3 और x का वैल्यू आ जाएगा 2। यही दो क्रिटिकल पॉइंट है जिस पे आपको चेक करना है, ठीक है। तो इसको f" में डालेंगे। तो f" क्या था आपको, 12x - 30 था। तो f" 3 पे डालेंगे तो 12 × 3 - 30, यानी 12 या 36 - 3 यानी 6 आ जाएगा। तो जो कि क्या है ग्रेटर देन 0। तो लिखेंगे f(x) इज, जब ग्रेटर है तो ये मिनिमम है, क्या है मिनिमम। f(x) इज मिनिमम एट x = 3 पे। अब वैल्यू मिनिमम वैल्यू पता करना है तो f(x) में डाल देंगे। f(x) क्या था आपका, f(x) था 2x³ - 15x² + 36x + 11। 2x³ माइनस भूल गया मैं, 2x³ - 15x² + 36x, 15x² + 36x और -11 था शायद, +11, ठीक है। f(3) डालना है मुझे, तो 2 × 3 का क्यूब हो जाएगा, -15 × 3 का स्क्वायर हो जाएगा, +36 × 3 हो जाएगा, +11। सॉल्व कर लीजिए, 27 दूनी 54 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 15, 9 225, 36 3 × 6 3 18, 3 3 9, 9 1 10 +11। अब जोड़ लीजिए इसको, 54 155, 55 और 10 65, 65 और 108, 65 8 5 13, 6 1 7, 173 और 225 में 173 घटा दीजिए तो 2 आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 7 5 12 मैंने -52 +52 आएगा। ये आ जाएगा कोई मिनिमम वैल्यू, ठीक है। उसके बाद f" फिर से लिख लीजिए, क्योंकि दूसरा क्रिटिकल पॉइंट जो कितना था 2 था उस पर चेक करेंगे। f" था 12x - 30, तो f" 2 पे निकालेंगे तो 12 × 2 - 30 यानी 24 - 30 यानी आ गया -6 जो कि लेस देन 0 है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम देगा आपको। अब मैक्सिमम वैल्यू के लिए f(x) में डाल देंगे। f(x) कितना है, लिख देंगे f(x) इज मैक्सिमम एट x = 2 पे। तो f(x) आपको था 2x का क्यूब -15x² + 36x और +11। तो f(2) पे चेक करना है आपको, 2 × 2 का क्यूब -15 × 2 का स्क्वायर + 36 × 2 + 11 हो जाएगा। 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 8 2 = 16, 2 का स्क्वायर 4, 4 5 15, 4 = 60, 36 2 = 72 और +11। तो यानी हो जाएगा 6 2 8 1 9 और 7 1 8 1 9, 99 - 60 यानी हो जाएगा 9 9 से गया तो 39। ओके,
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द एरिया लाइंग अबव एक्स एक्सिस एंड द इंक्लूडेड बिटवीन द सर्कल। ये सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है और ये पैराबोला। तो सर्कल और पैराबोला के बीच में जो एरिया बन रहा है और एक्स एक्सिस के ऊपर बन रहा है उसे का मुझे एरिया निकालना है। तो पहले सर्कल देखिए, सर्कल क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x दिख रहा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब इसमें 2ab लगाएंगे फॉर कंप्लीटिंग मेथड से। 2a आज आपका हो जाएगा x और b ऐसा सोचना कि 8x आ जाए तो 4 सोचेंगे। ठीक है, ये शिफ्टिंग का केस है, इसीलिए यहाँ मेथड ऑफ कंप्लीटिंग लगाना पड़ रहा है ताकि सेंटर पता चले। 2ab b हो गया 4, तो b का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ तक तो फॉर्मूला है, x माइनस 4 का होल स्क्वायर आ रहा है ना। ठीक है, और फिर माइनस 4 का स्क्वायर उधर भेज देंगे, ये वाई स्क्वायर है यहाँ पे, और 4 का स्क्वायर वहाँ चला जाएगा। तो देखिए ये जो सर्कल है इसमें एक तो 4 है, या x में 4 घट रहा है और y में घट रहा है 0 और ये 4, यानी ये जो सर्कल है इसमें सेंटर जो है वो है 4 0 और रेडियस जो है वो है 4। ठीक है, ये सर्कल है। पैराबोला जो है, अगला इक्वेशन पैराबोला है जो कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x जो कि नॉर्मल सा पैराबोला है। ठीक है, इसमें डायरेक्ट्रिक्स का बात करेंगे, मतलब फोकस का बात करेंगे तो 1 है, ए का वैल्यू 1 यानी 1 0 आपका फोकस हो जाएगा। कंपेयर करेंगे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax से, तो 4a का जगह 1 तो ए का वैल्यू हो जाएगा, 4a का जगह 4 है यहाँ पे तो ए का वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक है, अब दोनों का मिलान करना है। पैराबोला ये वाला है, दोनों का क्या करना है, मिलान करना है। तो देखिए शिफ्टिंग का केस है तो बड़ा ध्यान से बनाना होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए पहले यहाँ पे एक एक्सिस ले लेते हैं जो कि मेरा एक्स और वाई एक्सिस है। ठीक है, ये है मेरा एक्स एक्सिस और ये है मेरा वाई एक्सिस, जिसका जो ये है ओरिजिन 0 0। ठीक है, बट यहाँ पर कहीं 4 0 आएगा, यहाँ पे कहीं क्या होगा 4 जो कि सर्कल का क्या है, सेंटर है, सर्कल का सेंटर है। तो इसी को सेंटर मानते हुए हम लोग एक सर्कल यहाँ से ड्रॉ करेंगे। ओके, ये सर्कल हम लोग ड्रॉ कर दिए। ठीक है, अब इसमें हम लोग पैराबोला ड्रॉ करेंगे। इसमें क्या करेंगे, पैराबोला ड्रॉ करेंगे। तो पैराबोला तो सिंपल y, देखिए पैराबोला मैं यहाँ से दिखा दूँ, वाई स्क्वायर बराबर 4x था, यानी y में कुछ नहीं घट रहा है 0 और 4x में भी कुछ नहीं घट रहा है 0, यानी इसका घटक 0 0 ही है। ठीक है, तो ये पैराबोला इस तरह से जाएगा, इस तरह से जाएगा। ठीक है, पैराबोला का जो फोकस है वो 1 0 है, यानी कि ये कहीं फोकस हो जाएगा, थोड़ा इधर होना चाहिए था। ठीक है, तो मुझे बताना है कि पैराबोला और सर्कल का बीच का एरिया, पैराबोला और सर्कल का बीच का एरिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, स्ट्रिप ले लेंगे। देखिए यहाँ पे एक पार्टीशन हो रहा है, यहाँ पे 2 स्ट्रिप लेना पड़ेगा, एक स्ट्रिप ये और एक स्ट्रिप ये। एक स्ट्रिप जो है वो सर्कल को टच कर रहा है जो ये वाला, एक स्ट्रिप पैराबोला को टच कर रहा है। तो मान लीजिए इसको y1 बोल देते हैं और इसको क्या बोल देते हैं, y2। अब पार्टीशन मतलब यहाँ पे लिमिट चेंज होगा, तो मुझे ये पॉइंट पता करना पड़ेगा a। तो a पॉइंट कब मिलेगा, सर्कल और पैराबोला को सॉल्व करके। तो पैराबोला जो था वाई स्क्वायर बराबर 4x था, वाई स्क्वायर बराबर क्या था 4x था, और सर्कल जो था, सर्कल का इक्वेशन शुरुआत में क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, वही वाला ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। तो वाई स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, वाई स्क्वायर का वैल्यू 4x इक्वल टू 8x। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8x में 4x किया तो 4x हो जाएगा, एक x से एक x कट गया तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। यानी कि ये जो पार्टीशन है 4 है, यानी कि जो सेंटर है ना ये थोड़ा सा खिसक गया है यहाँ पर, यानी ये इसी को हम लोग 4 0 मान लेंगे। ठीक है,
यही 4 0 सेंटर मान लीजिए, थोड़ा खिसका हुआ है, सॉरी इसके लिए। तो ये जो पार्टीशन है 4 0 पे ही कट रहा है, क्योंकि देखिए x का वैल्यू 4 आ रहा है, यानी ये पार्टीशन जो है 4 पे ही हो रहा है। ठीक है, अब लिमिट हो जाएगा 0 से 4, और 4 के बाद ये आ जाएगा 8, क्या हो जाएगा ये 8 0, क्योंकि रेडियस भी तो 4 था। ठीक है ना, 4 4 8 हो जाएगा। तो लिमिट हो जाएगा 0 से 4 y1, और 4 से 8 पे आ रहा है y2। ठीक है, ऊपर का एरिया मुझे बताना। अब रिक्वायर्ड एरिया जो हो जाएगा, एरिया डायरेक्ट लिखते हैं ए इक्वल टू हो जाएगा 0 से 4 y1 dx, और दूसरा हो जाएगा 4 से 8 y2 dx। ठीक है, y1 किसको कर रहा है, पाराबोला को, पाराबोला से y निकालिए, y1 स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो y1 इक्वल टू √4x, या y1 बराबर क्या लिख सकते हैं 2√x। तो 0 से 4 यहाँ हो जाएगा 2√x dx, और दूसरा 4 से 8 y2 कहाँ से निकालेंगे, सर्कल से। कहाँ से निकालेंगे, सर्कल से। तो सर्कल से देखिए, सर्कल का y स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8x माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ देखिए यहाँ पे, और y बराबर हो जाएगा √8x माइनस एक्स स्क्वायर, तो √8x माइनस एक्स स्क्वायर dx। लेकिन ये इक्वेशन यूज़ करेंगे तो सॉल्व नहीं होने वाला है, इसलिए मैं जो हमने शिफ्टिंग करके जो निकाला था ना सर्कल का इक्वेशन, वही हम लोग यूज करने वाले हैं, y2 वाला। यानी यहाँ देखिए क्या लिखा था मैंने, x माइनस 4 का होल स्क्वायर, x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर, x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर। यहाँ से वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर, यानी y इक्वल टू हो जाएगा √4 का स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं, 4 का स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर, ताकि ये फॉर्मूला आ जाए a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इंटीग्रेट करना है, अब क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो 2√x, √x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2/3x का पावर 3/2, और लिमिट हो जाएगा 0 से 4। अब आती है इसके इंटीग्रेशन, तो इसकी इंटीग्रेशन की फॉर्मूला काफ़ी लंबी होती है, तो अगले स्टेप में करेंगे। 4 का स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ dx हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 4/3 हो जाएगा, अभी लिमिट रहने देंगे, अगले स्टेप में एक साथ सेट करेंगे। अब इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला में देखिए 1/2 बाहर ले लेंगे, और हो जा उसके बाद होता है x मतलब कौन है, x माइनस 4 √x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस a स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर, फिर साइन इनवर्स x बाई a, साइन इनवर्स x बाई a, x कौन है x माइनस 4, और बाई a कौन है 4, और यहाँ पे लगा देंगे लिमिट, क्या लिमिट हो जाएगा 4 से 8। ठीक है, काफ़ी बड़ा फार्मूला होता है। अब देखिए a इक्वल टू यहाँ पे 4/3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, 4 का पावर 3/2 माइनस 0 का पावर 3/2, और यहाँ भी एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो जब हम अपर लिमिट 8 लगाएंगे, अपर लिमिट क्या लगाएंगे 8, तो 8 क्या हो जाएगा 8 माइनस 4 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 8 माइनस 4 का स्क्वायर, और जैसे ही 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो ये चीज़ लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए इसको हटाइए और इस पे आ जाइए। 4 का स्क्वायर साइन इनवर्स 8 माइनस 4 4 5 4 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, साइन इनवर्स 1। अब माइनस लोअर लिमिट जैसे ही 4 डालेंगे तो ये चीज़ क्या हो जाएगा 0, 4 माइनस 4 0, और यहाँ भी 4 माइनस 4 0, यानी 4 का स्क्वायर साइन इनवर्स 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 4 का पावर 3/2, 4 का पावर 3/2 को 2 का पावर 3/2 लिख सकते हैं। ठीक है, जिसमें 2 कट जाएगा, प्लस हाफ 4 स्क्वायर 16 होता है, साइन इनवर्स 1, साइन में 1 कब आता है 90 में आता है, तो π/2, और साइन में 0 0 में आता है। ठीक है, तो हो जाएगा 4/3, 2 का पावर 3 हो जाएगा 8 प्लस 1/2। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 हो चुका है इंटू π/2। ठीक है, अब देखिए 4 8 जा 32/3 हो जाएगा, प्लस
2 2 जा 4, 4 से 4 16 कट गया यानी 4 पाई। तो ये आपका एरिया आ जाएगा आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन्स। लाइन जो दिया है वो वेक्टर फॉर्म में दिया है और आपको क्या निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है B1 क्रॉस B2 फिर डॉट A2 क्रॉस A1 या A1 क्रॉस A2 बाई B1 क्रॉस B2 का मॉड होल मॉड, ये होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें देखिए B1 B2 कौन है, देखिए ये A1 है, ये B1 है, ये A2 है और ये B2 है। ठीक है, तो B1 क्रॉस B2 और A2 क्रॉस A1 करना है आपको और दोनों का फिर क्या कर देना डॉट। अब B1 क्रॉस B2 का मॉड निकालना है। तो पहले B1 क्रॉस B2 निकालेंगे। तो B1 क्रॉस B2, B1 दिख रहा है ना 2i 3j, तो देखिए क्रॉस कैसे निकालते हैं, i j के कर देते हैं यहाँ पे और यहाँ पे होगा 2 3 6 B1 और B2 का देखिए 2 3 6 इसका भी है 2 3 6। तो देखिए आई कैप कितना हो जाएगा, 6 3 18 माइनस 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये तो ज़ीरो हो जा रहा है और ये देखिए दो लाइन, दो जो रो है वो दोनों सेम है, आइडेंटिकल है। तो आइडेंटिकल का क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे 0 आई कैप 0 जे कैप और 0 के कैप ही आएगा। तो हम यहाँ से ये भी तो बोल सकते हैं कि B1 क्रॉस B2 का मॉड जो आएगा वो हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, यानी आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा 0। जब नीचे वाला ही 0 आ जाएगा तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यहाँ पे मुझे क्वेश्चन सही नहीं लग रहा है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो क्वेश्चन मुझे डाउट है क्योंकि ये B1 और B2 देखिए फॉर्मूला होता है R बराबर A प्लस लैम्डा B वेक्टर। ठीक है, तो A1 B1 यही हो जाएगा, A1 B1 B1 B2 दोनों क्या है सेम है 2 3 6 और यहाँ भी क्या है 2 3, एक माइनस का भी अंतर नहीं है। तो ये क्वेश्चन का कुछ मिस्टेक लग रहा है। ये आप फार्मूला पढ़ लीजिए, इसी फार्मूला पे आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 19, सॉल्व द LPP ग्राफिकली। LPP बनाना है आपको, ये मैक्सिमाइज आपको निकालना है और सब्जेक्ट टू कांस्टेंट दिया हुआ ये कंडीशन सही है। इसको थोड़ी देर के लिए मैंने क्या बताया था कि 5x प्लस वाई को इक्वल टू 100 ले लीजिए और x प्लस वाई इक्वल टू 60 ले लीजिए। अब यहाँ से कोऑर्डिनेट निकालने का कोशिश कीजिए। तो एक बार x0 डालेंगे तो y क्या मिलेगा, x0 डालेंगे तो y मिलेगा तुमको 100 और y0 डालेंगे तो x कितना मिलेगा, y0 डालेंगे तो x मिलेगा 20। फिर इस इक्वेशन के लिए x0 डालेंगे तो y कितना मिलेगा 60 और y0 डालेंगे तो x कितना मिलेगा वो 60। अब आपको बनाना है ग्राफ। तो देखिए ग्राफ इस तरह ग्राफ बना लेंगे। ये देखिए x का वैल्यू 0 20 60 मतलब 0 लिया गया है, 20 लिया गया है और 60 लिया गया है। ठीक है, और y का वैल्यू 0 60 100 यानी 0 60 और 100। तो एक तरफ 60 लिया गया है और एक तरफ क्या ले लिया गया 100। ठीक है, अब देखिए 0 100 कौन सा पॉइंट होगा, 0 100 ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0 100। ठीक है, और 20 0 कौन पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट होगा 20 0। तो यहाँ से एक लाइन क्रॉस करके गुजरेगा इस तरह से। ठीक है, और दूसरा लाइन ऑब्वियस इससे गुजरेगा। ठीक, इस दोनों लाइन का नाम लिख लीजिए वो ओरिजिनल फॉर्म में, यानी इसका लाइन का नाम था 5x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 100 और इसका नाम था x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 60। अब देखना है कि ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो 0 जैसे ही x और y 0 0 डालेंगे, ओरिजिन मतलब 0 0, जैसे x y 0 0 डालेंगे 0 क्या 100 से छोटा होता है, 0 100 से छोटा होता है, बिल्कुल ये ओरिजिन की तरफ जाएगा। और यहाँ भी देखिए 0 क्या 60 से छोटा होता है, बिल्कुल ये भी ओरिजिन की तरफ जाएगा। यानी दोनों ओरिजिन की तरफ जाएंगे दोनों लाइन, तो ये एरिया बाउंड हो पाएगा, ये एरिया क्या हो जाएगा बाउंड हो जाएगा ये एरिया। ठीक है, अब इसका एक्सट्रीम पॉइंट ये है,
देखिए एक तो ये 60 वाला, एक ये नहीं मालूम, ये पता है 20 वाला, और ये पता है 00। इसी को हम लोग नाम दे देंगे, ये नाम OABC नाम दे देंगे। तो O तो आपको पता है 00 है, A भी पता है 20 है, C भी पता है 60 060 है, 060 वाई एक्सिस का पॉइंट है। B नहीं मालूम है, तो B कैसे मिलेगा? ये दोनों लाइन को सॉल्व करके मिलेगा, यानी कि 5x + y = 100 और x + y = हो जाएगा 60। ठीक है, इसको सीधा घटा दीजिए क्योंकि y बराबर है ही, y कट जाएगा। 5x में x किया तो 4x, 100 में 60 किया तो 40, तो x का वैल्यू आ जाएगा आपको 10। x का वैल्यू हो जाएगा 10, तो y कितना हो जाएगा? x जैसे ही 10 डालेंगे तो y हो जाएगा 50, यानी ये पॉइंट हो जाएगा 1050। अब आ जाइए आपका टेबल पे। तो टेबल बनाने के लिए यहाँ पे एक लाइन, यहाँ पे एक लाइन, ठीक है। अब इसमें लिखते हैं पॉइंट, यहाँ लिखते हैं जेड का वैल्यू जिस पे मैक्सिमाइज मिनिमाइज पूछा जा रहा है, जो कि 50x + 15y, 50x + 15y। आपको जो पॉइंट था, एक था O 00, एक था आपको A कितना था आपको 20 B आपको था 1050 और एक C था 60 सॉरी, C था आपको 060। अब इस सेट कीजिए, जेड का वैल्यू इसमें क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। A पॉइंट सेट करेंगे तो 20 × 5, 5 2 × 10, 10.00, और y का वैल्यू 0 1000 मिलेगा। इसमें जेड 50 × 10 हो जाएगा 5500, और 15 × 15 7 × 750, 750 और 5 कितना हो जाएगा? 1250 हो जाएगा। और इसमें जेड डालेंगे तो 0 60 900, यानी आ जाएगा 900। यानी मैक्सिमम कितना मिला? एक्स मैक्सिमाइज पे ही बोला था निकालने के लिए, मैक्सिमाइज यहाँ पे पहले से लिख लीजिए मैक्स। तो मैक्सिमाइज कौन वाला है? ये वाला वैल्यू। किस पॉइंट पे? 1050 पॉइंट पे, 1050 वाले पॉइंट पे, ठीक है। यानी आपका एक्स का वैल्यू हो जाएगा 10 और वाई का वैल्यू हो जाएगा 50। ये आपका आंसर हो जाएगा। और अगर वैल्यू की बात करेंगे तो 1250। तो ये था आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन, काफ़ी मेहनत से मैंने बताया है। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप एक भी सब्सक्राइब बढ़ता है ना, मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे मोटिवेशन मिलता है कि और मैं आगे अच्छा वीडियो बनाऊं। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें। अगर आप देखते हैं वीडियो को तो सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।